हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हम सॉल्व कर रहे हैं आरपीएससी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2023 हुआ, बेसिकली ये मई 2024 में हुआ पेपर, उसका हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। हर वीडियो में हम 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं। टोटल 300 क्वेश्चन आए थे वहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 में। ये इस सीरीज़ का हमारा थर्ड वीडियो है। सो शुरू करते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट ऑन हायर परचेज अग्रीमेंट। आप जानते हैं हायर परचेज अग्रीमेंट क्या होता है कि हम कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी या कोई भी चीज़ एक तरह से किराए पर लेके आते हैं। इस वादे के साथ लेकर आते हैं कि हम सारी किस्तें चुका देंगे और सारी किस्तें चुकाने के बाद ये चीज़ हमारी हो जाएगी। तो ये जो वर्ड होता है उसको बोलते हैं किराया क्रय। मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में ये चीज़ किराए पे होती है, लेकिन इंटेंशन यही होता है कि हम इसको परचेज करेंगे। तो इस अग्रीमेंट को हायर परचेज अग्रीमेंट कहते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हायर परचेज अग्रीमेंट में द बायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क ऑफ द लॉस ऑफ गुड्स। नहीं, तो जो एक्चुअली एचपी अग्रीमेंट होते हैं ना, उसमें जो खरीदने वाला या कहें लेने वाला है वो उसका ओनर नहीं बनता। जब तक वो सारी किस्तें नहीं दे देता तब तक वो ओनर नहीं बनता। अगर ओनर नहीं बनता तो रिस्क भी उसकी नहीं होती। तो रिस्क सौदा कंप्लीट होने तक, ट्रांजैक्शन पूरा होने तक सेलर की ही बनी रहती है। तो इसने ये कहा कि भाई बायर नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा, तो ये बात सही नहीं है। इसके बाद है, कहता है कि इस सौदे में जो पार्टीज एंटर होती हैं उनको बायर और सेलर बोलते हैं। तो उन्हें हम बायर और सेलर नहीं कह सकते क्योंकि ये ट्रांजैक्शन सेल से अलग है। सेल में जो पार्टीज होती हैं उनको बायर सेलर बोलते हैं। यहाँ पे इनको हायर परचेजर और हायर वेंडर बोलते हैं। हायर परचेजर, हायर वेंडर। इट इज़ एन अग्रीमेंट ऑफ सेल। वेल, ये अग्रीमेंट ऑफ सेल भी नहीं है। इट इज़ गवर्नड बाय द हायर परचेज एक्ट। ये बात सही है कि इन सौदों पर किराया क्रय अधिनियम 1972 लागू होता है। तो ये बिल्कुल सही है। केवल यही एक कथन सही है, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। चलिए, ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। इसमें लास्ट देख लीजिए जहाँ लिखा है हायर परचेज अग्रीमेंट पे हायर परचेज अग्रीमेंट 1972 लगता है, वैसे सेल के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 लगता है। बाकी भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने हमेशा कहा है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे आप जाते हैं ना, तो जहाँ पे चैनल का नाम वगैरह होता है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी। आपको अगर बाय द वे दिक्कत आती है तो ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है उस पर भी आप हमसे पीडीएफ मंगा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बिन गिवन। एक्सपेंसेस पेड इन कैश, इन्होंने 1600 रुपये का नकद भुगतान किया। इसके बाद लिखा है एक्सपेंसेस प्रीपेड इन द प्रीवियस ईयर रिलेटिंग टू द करंट ईयर। मतलब पिछले साल इन्होंने 200 रुपये एडवांस दिए थे, वो उनका संबंध हमारे वर्ष से था। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर पेड इन द करंट ईयर, एक्सपेंसेस प्रीपेड इन द करंट ईयर, एक्सपेंसेस कैपिटलाइज। 5 इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैंने पूछा भाई तू चाहता क्या है, तो उसने बोला बताओ कि कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्वेश्चन, पर बहुत ही एक सिंपल लेवल का बट अच्छा क्वेश्चन फिर भी कहूँगा, क्योंकि इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की नॉलेज है। तो देखिए, बेसिकली आपने 1600 रुपये पे किया है। पहले तो वो 1600 रुपये पे किया वो लिख दो। इसके बाद ये 200 रुपये क्या हैं, ये 200 रुपये आपने लास्ट ईयर में पे किए थे। सपोज करो, आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपका ईयर 2024 है, तो 200 रुपये ऐसे हैं जो आपने 2023 में ही पे कर दिए थे, लेकिन उनका संबंध हमारे से था। यानी इस साल का पैसा लास्ट ईयर में ही दे दिया गया था, तो उसे कंसीडर किया जाएगा, उसे करंट ईयर में जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या था, ये एल वाई प्रीपेड था। इसके बाद एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग फॉर द लास्ट ईयर पेड इन द करंट ईयर, तो ये 100 रुपये माइनस होंगे। एक्चुअली हमने ये जो 1600 रुपये पे किए हैं उसमें 100 रुपये का रिलेशन लास्ट ईयर से है, तो उस लास्ट ईयर वाले को आपको हटाना पड़ेगा। अब तक आपका जोड़ बाकी 1700 पे आ चुका है। उसके बाद लिखा है एक्सपेंसेस प्रीपेड इन द करंट ईयर, हमने 480 रुपये ऐसे दिए हैं विच रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, तो इसे अपन लेस करेंगे। 480 रुपये करंट ईयर के नहीं हैं, उसे हम लेस करेंगे। इसके अलावा 400 रुपये के खर्चों का कैपिटलाइजेशन करना है, मतलब उनको बैलेंस शीट में पहुंचाना है, मतलब उनको एक्सपेंसेस नहीं मानना है। तो 400 के खर्चे कैपिटलाइज करने हैं, वो भी माइनस होंगे। तो सिंपल येट वेरी इफेक्टिव क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। 820 इसका आंसर होगा, 820 रुपये। ठीक है सर, चलिए इसका बी आंसर रहेगा। वेल, इसके बाद कहता है 20 अप्रैल को एक ग्राहक से ऑर्डर प्राप्त हुआ, यहाँ पे देखिए, और माल का निर्माण 15 मई को किया गया। इस माल की डिलीवरी 1 जून को की गई
और 27 जून को इसका भुगतान प्राप्त हुआ। लेखा मानक 9 के अनुसार इस बिक्री से प्राप्त राजस्व को कब पहचाना जाएगा? तो अगेन अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझने लायक। 20 अप्रैल को हमें ऑर्डर मिला कि भाई माल भेजो। 15 मई को हमने मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर ली। 15 मई को माल बनके हमारे पास तैयार हो गया, लेकिन हमने बेसिकली माल 1 जून को भेजा है। तो जिस दिन हम माल को रवाना करेंगे उस दिन एक शब्द होता है स्वत्व व जोखिम। स्वत्व को आप कह सकते हो टाइटल और यू कैन से ओनरशिप, और जोखिम को बोलते हैं रिस्क। तो जिस दिन हमने माल डिस्पैच किया उस दिन रिस्क एंड ओनरशिप हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, उस दिन सौदा सेल का हुआ। तो लेखा मानक 9 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 है, जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है, वो ये बताता है कि रेवेन्यू को हम कब बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जिस दिन आपने सेल किया है, पेमेंट कब मिला उसकी चिंता मत करो, या माल बन के कब तैयार हो गया था उसकी चिंता मत करो। जिस दिन हमने गुड्स को रवाना किया था उस दिन सेल हुई थी। तो इस सौदे में सेल की एंट्री आपको 1 जून को चढ़ानी चाहिए। सेल की एंट्री कैश टू सेल अगर कैश मिल गया तो, कस्टमर टू सेल अगर उधार बिक्री है तो वो होगी, वो अकाउंटिंग है। लेकिन वो करनी कब है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 1 जून को की जाएगी। अगला क्वेश्चन कहता है कि दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहले स्टेटमेंट लिखा है अकॉर्डिंग टू द एनआई अप्रोच, जिसको बोलते हैं नेट इनकम अप्रोच, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलेवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। एनआई अप्रोच ये कहती है कि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट होगा या इक्विटी होगा, ये बात मायने रखती है। जब फर्म का वैल्यूएशन होगा उसके लिए ये बात मायने रखती है और ये बात ट्रू है। सेकंड लिखा हुआ है ट्रेडिशनल अप्रोच ये कहती है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इंडिपेंडेंट टू अमाउंट ऑफ डेप्ट। इनका जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो ये लिखता है कि केई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका डेट 1 लाख का है, कि आपका डेट 10 लाख का है, कि आपका डेट 100 लाख का है। ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट जैसे जैसे डेट की मात्रा बढ़ती जाती है फर्म में जोखिम बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे जोखिम बढ़ती जाती है तो शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है, और शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन केई से डिनोट होती है। तो कहने का मतलब है डेट के बढ़ने से केई डिस्टर्ब होती है। और इसने कहा नहीं नहीं वो तो इंडिपेंडेंट होती है, तो ये बात गलत है। जो इन्होंने लिखा है वो स्टेटमेंट फॉल्स है। तो क्या निकला नतीजा? पहला स्टेटमेंट ट्रू है एंड द सेकंड वन इज़ फॉल्स। तो इसमें जो सी लिखा हुआ है वो सी सही है, जहाँ लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू वेयर एज द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। चलिए उसके बाद कहता है निम्नलिखित सूचनाओं से संयुक्त उत्तोलक की गणना कीजिए। तो पहले दूसरे तीसरे हर वीडियो में एक क्वेश्चन तो लिवरेज का आ ही रहा है, और आज के दिन उन्होंने कहा हमसे कंबाइंड लिवरेज निकालने के लिए। तो आपको वहीं से अपनी टेबल शुरू करनी है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आएगा ईबीआईटी। लेकिन अब के बाद आपको ईबीआईटी में से आई हटाते हुए ईबीटी भी निकालना है, क्योंकि अगर हमें ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना होता तो निकल जाता ऐसे कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी से। लेकिन हमें कंबाइंड लिवरेज निकालना है तो आपको कंट्रीब्यूशन और ईबीटी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगले पेज पे मैंने पूरी कैलकुलेशन कर रखी है। मैं आपको बस बता दूं कि आपने 10 लाख रुपए बोरो कर रखा है 8% के ब्याज पे, तो 80,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो पूरी टेबल देख लेते हैं फिर आंसर पे बात कर लेंगे। पहले आपको सबसे पहले सेल लिख देनी है। अच्छा, क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि आपका वेरिएबल कॉस्ट 40% है, तो इसका मतलब ये भी समझो कि आपका जो पीवी रेशियो है वो 60% है। 40% खर्चा, 60% कमाई, तो आपका पीवी रेशियो 60% है। 12 लाख कंट्रीब्यूशन हो गया। फिक्स कॉस्ट गिवन है, 12 में से 10 लाख हटा दिया तो 2 लाख आ गया। फिर इंटरेस्ट मैंने बता ही दिया आपको, तो यहाँ पे 1,20,000 आ गया। तो मैं फिर बता दूँ, अगर ऑपरेटिंग लिवरेज होता तो कंट्रीब्यूशन के नीचे अपन ईबीआईटी रखते, लेकिन हमसे कंबाइंड लिवरेज पूछा है तो कंट्रीब्यूशन के नीचे अपन ईबीटी रखेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स रखेंगे। तो आपका कंट्रीब्यूशन हो गया 12 लाख और आपका ईबीटी हो गया 1.2 लाख। सॉल्व करोगे तो 10 कितना ज़बरदस्त है। इसका मतलब है ऊपर जितना परिवर्तन आएगा नीचे 10 गुना परिवर्तन आएगा। ऊपर अगर 1% सेल बढ़ी ना तो नीचे इनका ईबीटी 10% बढ़ेगा। ऊपर अगर सेल 5% बढ़ी तो नीचे 50% का परिवर्तन आएगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि ऊपर अगर आपकी सेल 2% गिरी तो आपके प्रॉफिट 20% गिरेंगे। इसीलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड इतना सख्त होता है
वहाँ पे टारगेट अचीव करने के लिए इतनी मारामारी होती है, क्योंकि सेल में थोड़ी सी गिरावट प्रॉफिट्स में बहुत ज़ोरदार गिरावट ले आती है। और एक बार प्रॉफिट्स में गिरावट होती है तो फर्म के वैल्यूएशन में गिरावट होती है। इसीलिए जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं सेल्स को लेकर। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कॉमर्स की दुनिया से हो तो आप जानते हो कि कॉमर्स में 3 बड़ी जॉब्स रहती हैं। एक होती है स्कूल लेक्चरर वैकेंसी, ठीक है, जो जिसे अपन पीजीटी टीजीटी कॉमर्स टीचर भी कहते हैं। दूसरी होती है असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी यानी कॉलेज लेक्चरर वाली वैकेंसी। और तीसरी होती है किसी भी स्टेट में अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट, ये वैकेंसी। इसके अलावा सबसे बड़ी वैकेंसी सीए साइड की होती है, सीए वाली, बट वो प्रोफेशनल साइड होती है। वेल, आपको क्या लगता है एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक कर देता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाता, एक बार के लिए फेल हो जाता है, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू मी जो फ़र्क रहता है वो रहता है फ़र्क प्रैक्टिस का। क्योंकि तैयारी सब करते हैं, कोर्सेज सब लेते हैं, कुछ लोग ऑफलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेल्फ से तैयारी करते हैं। तो एक बार के लिए तैयारी सब करते हैं, लेकिन जो मेन फ़र्क रह जाता है ना, वो प्रैक्टिस का रहता है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। एक सीट पे 50 कैंडिडेट, 100 कैंडिडेट, 500 कैंडिडेट, ये नंबर बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि लोगों को जॉब चाहिए। तो ऐसे में आप क्रैक कैसे कर पाओगे? जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक सब पे बनाए हैं। जैसे अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसमें आपको दिखाई देगा ऑडिट का क्वेश्चन बैंक दिखाई देगा। इसके बाद आप नीचे चलिए तो ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक का है। मतलब ये हमारे पास बहुत सारे, इनफैक्ट लगभग हमने सारे सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन बैंक बना दिए हैं, और वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे अवेलेबल हैं। सारे क्वेश्चन बैंक हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बहुत जगह पे हमने जहाँ ज़रूरत है वहाँ उनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं। उसके अलावा हम डाउट डिस्कशन भी करते हैं। हमारा नंबर लगातार व्हाट्सएप पे आप देख रहे होंगे, तो उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फुल कोर्सेज भी क्रिएट कर रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। जब तक हो सकता है आप ये वीडियो देखें तो फुल कोर्सेज भी काफ़ी सारे आ चुके होंगे, लेकिन क्वेश्चन बैंक के साथ हम रेडी हैं। तो अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट यू बहुत नॉमिनल 99 मतलब ओनली 99 रुपी, या कोई अगर बड़ा है तो 199 रुपी में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन बैंक को कस्टमाइज़ करा सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए कि हमने क्वेश्चन बैंक के अंदर कोई 2 टॉपिक नहीं डाले हैं, तो आप सिंपली व्हाट्सअप कीजिए, हम उसके क्वेश्चंस उसके अंदर और ऐड कर देंगे या आपके पास भेज देंगे। ठीक है, और अगर कोई ज़्यादा हिस्सा है तो आप उसे छोड़ दीजिए। तो बहुत सिंपल है तैयारी करना, बट तैयारी करनी पड़ती है। ठीक है ना, क्रिकेट खेलना सबको आता है ऑलमोस्ट। अगर आप इंडिया में हैं तो क्रिकेट खेलना सबको आता है, लेकिन अच्छे प्लेयर कौन बनते हैं? जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं या बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस इज़ द की। तो मैं जैसे आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक सॉलिड क्वेश्चन बैंक चाहिए। हमारे इस क्वेश्चन बैंक में ऑलमोस्ट हमने इंडिया में जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं वो हमने सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़े रह भी गए होंगे, बट हमने मोस्टली क्वेश्चंस को कवर किया है ताकि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सको। सिंपल लेवल, एवरेज लेवल से लेके एडवांस लेवल तक के एमसीक्यू हमने इसके अंदर इंसर्ट किए हैं। कोई अगर चैप्टर नहीं है तो आप उसे और ऐड करवा सकते हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इन क्वेश्चन बैंक को एक्सप्लोर कीजिए। केवल एक किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक आप लेके देखिए। अगर आपको फ़ायदा लगता है तो फिर आप और क्वेश्चन बैंक लीजिए। जहाँ आप इतना तैयारी पे पैसा खर्च करते हैं, आगे इतनी लाइफ आपकी दांव पे लगी हुई है, तो एक 500, 600 या 900 रुपये के सारे सब्जेक्ट्स के भी मिला के 1000 रुपये के अंदर सारे आ जाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ केवल एक 99 रुपी से स्टार्ट कीजिए। तो जस्ट एक बार ट्राई कीजिएगा। कॉमर्स पॉइंट ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिएगा। दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। 106 यूज ऑफ बोरोड फंड इन एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर रिटर्न टू इक्विटी होल्डर्स, सच प्रैक्टिस इज कॉल्ड। ये कह रहा है कि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा कमाई दे सकें, इसके लिए जब हम धनराशि उधार लेते हैं, यानी एक तरफ फंड बोरो करते हैं, धंधे में लगाते हैं, पैसा कमाएंगे और इक्विटी शेयर होल्डर को हायर रिटर्न देंगे, तो ये प्रैक्टिस क्या कहलाती है? ये प्रैक्टिस कहलाती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये मतलब नॉट कोई कोरिलेशन नहीं है, पर जैसे क्रिकेट में होता है ना, जब आप आगे निकल के खेलते हो, मतलब पिच छोड़ के आगे बढ़ के मारते हो चौके छक्के, तो वहाँ पे आप हिटिंग कर रहे हो इस तरह से। उसी तरह से यहाँ पे हिटिंग होती है। उसमें हिटिंग तो क्या है, इन द सेंस कि
हम क्या है, बाज़ार से पैसा उठाते हैं, डेट कंपोनेंट बढ़ाते हैं, उस पैसे को धंधे में लगाते हैं, ब्याज देते हैं, ब्याज पे अपने को टैक्स बेनिफिट मिलता है, बाहर के पैसे से कमाते हैं और हमारे मौजूदा इक्विटी शेयर होल्डर को हायर रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। तो ये मतलब अपन बढ़ चढ़ के खेल रहे हैं, हाई गियर में खेल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। चलिए नेक्स्ट कहता है मैक्सिमम अमाउंट विच मे बी पेड टू एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी टू अटेंड अ मीटिंग। वेल, अगर कोई डायरेक्टर है, ऑब्वियस सी बात है वो मीटिंग्स लेते हैं, तो मीटिंग्स के लिए उनको 1 लाख रुपए पर मीटिंग तक दिया जा सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है, हर संचालक को मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक दिया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आसान है, एग्ज़ाम के दिन तो अगर आप पढ़ के गए हो तो आसान है, अदरवाइज तो मुश्किल ही है। चलिए इसीलिए मेरा जोर रहता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज कैलकुलेटेड एट अ फिक्स रेट ऑफ, बहुत आसान क्वेश्चन था। जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हम देते हैं वो फेस वैल्यू पे देते हैं। अगर मैं आपको ऐसे ही एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए 12% डिवेंचर हैं 100 रुपये वाले, इशूड एट 110। इसका मतलब हमने डिवेंचर इशू किए, 100 रुपये का डिवेंचर था, पब्लिक से हमने 110 रुपये लिए, लेकिन ब्याज जो हम देंगे ना वो 100 रुपये पे देंगे। ब्याज पहली बात तो 12% देंगे, उसको हम इंटरेस्ट रेट या कूपन रेट कहते हैं, और जो ब्याज देंगे वो हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है। अगर इसमें पेड अप वैल्यू होता तो एक चैलेंज होता, बट पेड अप वैल्यू दिया ही नहीं, तो बस फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है, बाकी मूल्य, मार्केट वैल्यू, इशू प्राइस सब बकवास है। अगला क्वेश्चन है वर्क इन प्रोग्रेस कंट्रोल अकाउंट या टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। ये एंट्री आपने कहाँ देखी होगी? ये एंट्री आपने इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम या नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में देखी होगी जब आप कॉस्टिंग पढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड CR हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फैक्ट्री ओवरहेड को राइट ऑफ किया जा रहा है। भाई जब खर्चा होता है तो उस समय तो एंट्री कुछ ऐसी होगी, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट DR टू कैश। अगर आप इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग अपना रहे हो तो, या आ जाएगा GLA अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर आप नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग अपना रहे हो तो। लेकिन ये एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड DR होता है जब वो खर्चा होता है। अगर इस एंट्री में इसको CR किया जा रहा है तो मीन्स इसको राइट ऑफ किया जा रहा है या कहीं चार्ज किया जा रहा है, किस पे? WIP पे। ठीक है, तो इसे WIP पे चार्ज किया जा रहा है। इसने ऑप्शन दिया कि ये एंट्री अंडर एब्जॉर्प्शन की है। अगर भाई अंडर एब्जॉर्प्शन की एंट्री होती है तो उसमें कहीं ना कहीं कॉस्टिंग P&L आता। सेकंड कहता है कि फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्शन पे चार्ज किया जा रहा है, बिल्कुल सही है, फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्शन पे चार्ज किया जा रहा है। अगर ये ओवर एब्जॉर्प्शन की एंट्री होती तो भी इसके अंदर कॉस्टिंग P&L आता। और चौथा जो लिखा हुआ है उसमें उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपने थोड़ी भी पढ़ाई कर रखी है तो B आंसर बड़े आराम से आएगा। अगला क्वेश्चन है When were Indian accounting standard IND AS first introduced for listed companies in India? अपने को यहाँ पता है इंडिया में कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनीज के अंश स्टॉक मार्केट में खरीदे जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं अगर उन्होंने अपनी लिस्टिंग करवा रखी होती है। क्वेश्चन ये कहता है कि इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब से लागू किए गए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इवन मुझे एकदम से नहीं आता था, मैंने आंसर ढूंढने की कोशिश की। तो इसका आंसर 2015 सही है और 2016 भी सही है कि सर 2000 दोनों सही हैं। 2015 वॉलेंट्री था कि कंपनीज़ को ऑप्शन दिया गया कि आप चाहो तो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपना सकते हो, और 2016 से तो मैंडेटरी कर दिया गया कि भाई आपको लिस्टेड कंपनीज़ को और कुछ सेलेक्टेड कंपनीज़ को इंड AS को अपनाना ही होगा। तो सर फिर क्या करें? अब इसमें कुछ मतलब 2016 में फर्स्ट फेज़ आया, 2017 में सेकंड फेज़ आया, तो आई डाउट कि कहीं इसका आंसर C न दे दिया जाए अभी तब तक के लिए, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा कि पहली बार कब मैंडेटरी लागू किए गए, अनिवार्यतः कब लागू किए गए शब्द नहीं है। तो इसका मतलब है पहली बार कब लागू किए गए, तो पहली बार तो 2015 में लागू है। तो मुझे लगता है इसका आंसर D आएगा। फिर भी मैंने लिखा है नॉट 100% श्योर। आपकी इसके बारे में जो राय हो नीचे कमेंट में बताइएगा, या व्हाट्सएप कर सकते हैं कि नहीं सर इसका आंसर ये है। भाई मैंने तो काफ़ी ढूंढा, उसमें मुझे साफ दिखाई दिया इंड AS वर इम्प्लीमेंटेड ऑन अ वॉलेंट्री बेसिस फ्रॉम 1 अप्रैल 2015, और उसके बाद 2016 में पहला फेज़ आया जहाँ लिखा है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी एप्लीकेबल टू द एवरी कंपनी प्रोवाइडेड इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी और दिस। तो 15 भी सही है, 16 भी सही है जो मैंने बात बताई। 17 में भी है, 17 में सेकेंड फेज़ में और कंपनीज़ को शामिल किया गया। ठीक है, बताइएगा जो भी आपको लगता है कमेंट करके।
Assumption of hypothesis of capital structure do not include the following. तो जो पूंजी संरचना की हाइपोथेसिस हैं अलग अलग, जैसे NI अप्रोच है, NOI अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, अप्रोच है, तो कहता है कि अप्रोच में कौन सी मान्यता नहीं है। पहली लिखी है इन्होंने, लाभांश भुगतान अनुपात 100% है और कोई निगम कर नहीं है। तो अप्रोच में जब शुरू में उन्होंने दी थी तो उन्होंने यही माना था कि किसी प्रकार के कोई टैक्सेस नहीं हैं और सारी कंपनी 100% डिविडेंड पे करती हैं। पूंजी बाजार अपूर्ण है, उन्होंने ये मान्यता नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने ये कहा था पूंजी बाजार पूर्ण है। थर्ड है कि सभी फर्मों को सजातीय जोखिम वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये बात सही है, उन्होंने माना था कि सभी फर्मों के लिए वित्तीय जोखिमें और व्यावसायिक जोखिमें एक जैसी हैं, तो ये भी शामिल है। और निवेशकों की एक जैसी अपेक्षाएं हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। बी में जो लिखा हुआ है ये अप्रोच की मान्यता नहीं है। अगले पन्ने पे जो भी उनकी मान्यताएं थी वो मैंने सारी दी है, आप पढ़ लीजिएगा। आगे है, अ कंपनी इशूज टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, द फेस वैल्यू पर शेयर इज 100 रुपी बट द इशू प्राइस इज 105, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो हमें पता है कि हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर था जिसके अंदर एक होता था KD कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, एक होता था KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और एक होता था KWACC कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो केपी में दो तरह के थे, प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल हो तो बड़ा वाला फॉर्मूला था और इरिडीमेबल हो तो छोटा वाला फॉर्मूला था। इस क्वेश्चन में छोटा वाला फॉर्मूला लगेगा। उसमें ऊपर आपको DPS रखना है, डिविडेंड पर शेयर, ये खाली डी बोल दो, और नीचे आपको नेट प्रोसीड्स रखनी थी। तो चूंकि आपका शेयर 100 रुपये वाला है, 10% की रेट ऑफ डिविडेंड है, तो डिविडेंड हो गया 10 रुपये, और जो आपका इशू प्राइस है वो आपका 105 रुपये है। तो 10/105 इंटू 100 आप फॉलो करोगे तो आपका 9.52% आ जाएगा। तो सी इसका आंसर है। आपके लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी 9.52% हुई। ये सिंपल, बिल्कुल अगर सरल शब्दों में समझो तो ये है कि जैसे मैं किसी को 10 रुपये दे रहा हूँ और उसने मुझे 105 रुपये दिए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं उसको 100 रुपये पे 10 रुपये दे रहा होता तो मैं उसको 10% दे रहा होता, पर मैं तो उससे 105 रुपये लेकर उसको 10 रुपये दे रहा हूँ, तो कितना मैं बेयर कर रहा हूँ कॉस्ट, तो ये है 9.52%। ठीक है, वो तो थोड़ा पॉइंट्स में आएगा। चलिए देख लीजिएगा, एक बार कैलकुलेशन भी दे रखी है मैंने आगे। वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स डॉक्यूमेंट विच इज़ इन सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। तो आपको पहले ये तो पता है ही है कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है, कि हमारे पास जॉब्स आते हैं और हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे सपोज़ करो कि हमारी एक प्रिंटिंग प्रेस है, तो हमारे पास शादी के कार्ड छपने आते हैं या पैम्पलेट छपने आते हैं, तो हम जॉब के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और क्या हो सकता है, मान लीजिए हमारी वर्कशॉप है, कोई हमारे पास मोटरसाइकिल रिपेयर होने आती है या कार रिपेयर होने आती है, ठीक है। तो अब सपोज़ करो कि हमारे पास एक कार रिपेयर होने आई, तो क्या होगा, हम एक शीट बनाएंगे, उस शीट में देखेंगे कि उस कार में क्या क्या नया सामान हमने डाला, तो जो जो भी मटेरियल हमने डाला वो लग जाएगा। उस कार को सही करने के लिए हमने, मान लीजिए हमारा एक मैकेनिक है, उसका नाम है चिंटू, चिंटू को काम पे लगाया, तो मैं चिंटू पूछूंगा, हाँ भाई चिंटू कितनी देर लगी तेरे को, तो उसने बताया 4 घंटे लगे, ठीक है। और कार के अंदर क्या छोटा मोटा डाला वो बताओ, और ये करके जोड़ा जाएगी, ठीक है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये होता है आपका जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। इसके अंदर जॉब कॉस्ट शीट चाहिए, एम्प्लॉय की टाइम शीट चाहिए, मटेरियल रिक्विजिशन फॉर्म चाहिए। इन सब से ही आपको पता लगेगा कि आपकी उस स्पेसिफिक कॉस्ट, जॉब की कॉस्ट कितनी है। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट ये तो आपकी ओवरऑल होती है, मंथ एंड, ईयर एंड, इसकी ज़रूरत नहीं है। या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शीट तो आपकी यूनिट कॉस्टिंग में काम आती है, तो जॉब कॉस्टिंग में तो आपका जॉब कॉस्ट शीट से ही काम हो जाएगा। तो ये वाला जो बी है ना, वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, उसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए अगेन आप ये देख लीजिएगा जॉब कॉस्ट शीट वगैरह क्या होती है। इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू द नॉर्टन एंड कैप्लॉन द बैलेंस स्कोर कार्ड शुड बी यूज एज। तो बैलेंस स्कोर कार्ड एक बहुत बढ़िया चीज़ है, मैं अगली स्लाइड में आपको थोड़ा समझाऊंगा। ये क्या होता है, एक फाइनेंशियल सिस्टम होता है, कंट्रोल सिस्टम होता है, डायग्नोस्टिक सिस्टम होता है, या एक स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट सिस्टम होता है। अकॉर्डिंग टू दिस ये एक स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक है। तो बैलेंस स्कोर कार्ड में क्या होता है, उसमें अपन एक तो फाइनेंशियल देखेंगे कि हम शेयर होल्डर्स के लिए क्या कर पा रहे हैं, इसके आधार पे हम अपने आप को स्कोर देंगे। कस्टमर के लिए हम ये देखेंगे कि हम कस्टमर को कितना बेटर सर्व कर पा रहे हैं, कस्टमर हमें किस नज़र से देखते हैं।
इंटरनली हम ये देखते हैं कि हमारे जो प्रोसेस है उसमें क्या एक्सीलेंस है, क्या इनोवेशन हम ला रहे हैं, या कैसे प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी में हम सुधार ला रहे हैं। इनोवेशन में हम ये हैं कि हम किस तरह से ग्रो कर रहे हैं और किस तरह से अपनी संस्था में हम प्रॉस्पर करेंगे, तो इसके आधार पे हम अपने आप को स्कोर देते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके एज अ टूल के तौर पे आपको बैलेंस स्कोर कार्ड को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग में बेसिकली हम ये तय करते हैं कि हमें एक उसमें अपन क्या होता है कि एक बैच में 100 यूनिट्स या 1000 यूनिट्स या 5000 यूनिट्स, यानी एक लॉट में अपन यूनिट्स का उत्पादन करते हैं। तो पहला इसने वर्ड बोला EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी मींस मिनिमम क्वांटिटी इन अ बैच एट विच कॉस्ट पर यूनिट इज़ ऑप्टिमम। अब ये आधी लाइन सही है, आधी लाइन गलत है, क्योंकि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी हमें बताता है कि हमें एक बार में कितनी यूनिट्स बनानी चाहिए ताकि हमारी कॉस्ट ऑप्टिमम रहे, लेकिन उसने ये कभी नहीं कहा कि हमें मिनिमम मात्रा में यूनिट्स बनानी चाहिए। EBQ बस जस्ट आपको ये सजेस्ट करता है कि कितनी यूनिट्स हमें बनानी चाहिए ताकि हमारी पर यूनिट कॉस्ट मिनिमम रहे। तो इसने ये कहा ना कि EBQ का मतलब है मिनिमम क्वांटिटी पता करना, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। सेकंड है, टॉय मैन्युफैक्चरिंग में बैच कॉस्टिंग यूज़ होती है। हाँ बिल्कुल, उसमें खिलौनों का निर्माण समूह में किया जाता है, जैसे एक समूह में आपने 100 गुड्डे बना दिए या 500 गुड्डे बना दिए। थर्ड में लिखा है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद द बैच आर रिकॉर्डेड ऑन द बैच कॉस्ट कार्ड। तो जैसे कॉस्ट शीट होती है, जैसे जॉब कार्ड होता है, वैसे बैच कॉस्ट कार्ड भी होता है। उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस को अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो वो सारी कॉस्ट उसी के अंदर लिखी जाएगी। बैच कॉस्टिंग जो है वो जॉब कॉस्टिंग का ही एक वेरिएंट है या उसी का एक प्रकार है। तो ये तो पिछले वीडियो में भी आया था कि बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग का ही एक प्रकार है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये जो सेकंड थर्ड और फोर्थ है ये ट्रू है, लेकिन जो फर्स्ट है वो ट्रू नहीं है। तो इसमें यही पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑल्दो ये भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट अकॉर्डिंग टू मी उस क्वेश्चन की आधी लाइन सही है, पहली लाइन में आधी गलत है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ए इसका आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू द बर्ड इन द हैंड थ्योरी इन्वेस्टर प्रेफर्स। तो वेल देखो, अगर एक इन्वेस्टर है और वो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ठीक है, सपोज करो एक कंपनी है, उसमें एक बंदे ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए। अब यूँ समझो कि कंपनी या तो 20 रुपये लाभांश दे सकती है, 20 रुपये का डिविडेंड दे सकती है, या कंपनी ये प्रॉमिस करती है कि आप एक साल रुक जाओ, इस शेयर का मूल्य 100 का 130 हो जाएगा। तो कुछ शेयर होल्डर तो ये पसंद कर सकते हैं, वाह यार हम 20 रुपये डिविडेंड नहीं लेते, ये पैसा कंपनी को धंधे में लगाने देते हैं, और कंपनी धंधे में लगाएगी तो हमारा 100 का 130 होके मिल जाएगा। लेकिन ये थोड़ी किस्मत की बात है, थोड़ी जुए की बात है। बहुत सारे इन्वेस्टर क्या बोलेंगे, यार कल किसने देखा है, पता नहीं कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, 100 तरह के लफड़े हैं, अभी 120 रुपये मिल रहा है, अभी का 20 रुपये ले लो, बात की देखी जाएगी। तो बहुत सारे लोग, जो लोग इस थ्योरी के होते हैं ना, वो उस वाली थिंकिंग के होते हैं जो कहता है कि अगर आपके हाथ में एक मुर्गी है तो वो उन 2 मुर्गियों से बेटर है जो झाड़ी में है, क्योंकि वो झाड़ी में आप लपकने जाओगे तो आपको मिल भी सकती हैं, पकड़ में आ भी सकती हैं, ना भी आए, पर एक मुर्गी जो हाथ में है वो ज़्यादा मूल्यवान है। तो बर्ड इन द हैंड थ्योरी वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिविडेंड को पसंद करते हैं रादर देन कैपिटल एप्रिसिएशन। दे प्रेफर हायर डिविडेंड ओवर द पोटेंशियल फ्यूचर कैपिटल गेन। कैपिटल एप्रिसिएशन वर्ड होना चाहिए था, फ्यूचर में कैपिटल गेन भी ठीक है, फ्यूचर में कैपिटल गेन के बजाय वर्तमान में ऊंचा लाभांश पसंद करने वाले लोगों को लिए कहते हैं कि वो इन्वेस्टर ऐसे हैं जो बर्ड इन द हैंड थ्योरी में बिलीव करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी से था ये। वेल अगला क्वेश्चन है, राम परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। राम ने श्याम से माल खरीदा, बिल दिया, श्याम ने इस बिल को मोहन को दे दिया, फिर ये बिल अनादृत हो गया, श्याम की पुस्तकों में प्रविष्टि कीजिए। अच्छा ये रहता है कि आप बिल्कुल सिस्टमेटिक चलो, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। सबसे पहले है कि राम ने श्याम से माल खरीदा, तो राम हो गया इस कहानी में गरीब आदमी, यानी सेकंड पार्टी। श्याम से माल खरीदा तो श्याम ने माल बेचा है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्टी। तो पहली पार्टी सबसे पहले सेल्स की एंट्री करेगी, और वो एंट्री होगी लाइक राम टू सेल। ये एंट्री करेगा परचेज़ की, परचेज टू श्याम। इसके बाद बिल एक्सचेंज होगा, ये एंट्री करेगा BR टू राम, और ये करेगा श्याम टू BP। ठीक है, उसके बाद बिल का
एंडोर्समेंट हुआ तो ये बी आर इसने उठा के मोहन को दे दिया, तो एंट्री बनेगी मोहन टू बी आर। ठीक है, मोहन की बुक्स में जाओगे तो मोहन करेगा लाइक एंट्री बी आर टू श्याम, क्योंकि वो किसी की भी बुक्स में आपसे एंट्री पूछ सकता था। अब क्या हुआ, मैंने उसको फ़ोन लगा के पूछा कि भाई 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद मोहन तुझे पेमेंट मिला क्या? उसने कहा मुझे पेमेंट नहीं मिला। जब उसको पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम एक रिवर्स एंट्री पास करेंगे बिल डिसऑनर होने पर। इसमें मोहन जिसको हमने डी आर किया था उसको हम क्रेडिट करेंगे, और राम जिसको हमने पहले क्रेडिट दी थी उसे हम डेबिट करेंगे। तो इस तरह की एक एंट्री बनेगी राम टू मोहन, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे यही पूछा कि बताओ श्याम बिल के डिसऑनर होने पे क्या एंट्री करेगा, तो ये एंट्री करेगा राम टू मोहन। तो जिसके अकाउंटिंग के फंडे क्लियर होते हैं वो बड़े आराम से इसका आंसर लगा देगा, बी इसका आंसर आएगा। ठीक है, और वैसे भी आप देखिए, आप स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हैं तो आपके ठीक है हर चैप्टर तो उतना क्लियर नहीं हो सकता, मेरा भी नहीं है, बहुत कोई ऊपर से उतरा हो तो उसके हर चैप्टर का फंडे क्लियर होते हैं, बट मोस्टली क्लियर होने चाहिए ताकि माना जाए कि हाँ आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लायक हैं, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच एक्टिविटी लेवल ग्रुप। प्रोडक्ट की डिज़ाइन, क्या ये फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी है, क्या ये प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी है, क्या ये बैच लेवल एक्टिविटी है, क्या ये यूनिट लेवल एक्टिविटी है? तो देखिए हर प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह पे काम होता है, तो प्रोडक्ट की डिज़ाइन जो है वो प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी है। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए मैंने नीचे हिंट लगा रखा है। ठीक है, सोर्सेज भी दे रखे हैं कौन सी बुक में मैंने इस क्वेश्चन को पाया। इन फॉरेंसिक अकाउंटिंग विच फ्लैग डिनोट्स अ टू गुड टू बी ट्रू सिनेरियो। देखिए अगर आप अकाउंट्स करने जा रहे हैं, आप ऑडिटर हैं, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, आप किसी के खातों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो कभी कभी वहाँ पे क्या होता है, सब कुछ गुडी गुडी होता है, मतलब सब कुछ अच्छा 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 दिखाई दे रहा है। तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई दे ना, तो आपको उसके ऊपर ग्रीन फ्लैग लगाना चाहिए कि मतलब ये इतना अच्छा है। जैसे कोई आदमी हो ना आपसे बहुत ज़्यादा मीठा बोल रहा हो, हर बात में हाँ जी हाँ जी, तो आपको लगेगा यार कुछ ज़्यादा ही मीठा हो रखा है, लाइक मीठा उस गलत सेंस में मत चला, मतलब ज़्यादा ही इतना अच्छा कैसे हो सकता है, मतलब टू गुड टू बी ट्रू, मतलब इतना अच्छा कोई आदमी होगा मैं विश्वास ही नहीं कर सकता। तो किसी कंपनी के अगर आपको बैलेंस शीट या पी एंड एल बहुत ज़्यादा ही अच्छे अच्छे दिख रहे हैं तो ग्रीन फ्लैग मार्क कर देना चाहिए। तो ग्रीन फ्लैग बताता है इसके बारे में, आईसीएआई ने पूरा एक जारी किया है इसके ऊपर स्टडी, तो वहाँ पर उन्होंने ग्रीन फ्लैग के बारे में बताया, जरा सुनिएगा, सुनने जैसा है। ग्रीन फ्लैग आर इन मैनी वेज द कन्वर्स ऑफ रेड फ्लैग, ये एक तरह से रेड फ्लैग का कन्वर्स उल्टा होता है। दे आर ए पार्ट ऑफ द टीजीबीटी सिंड्रोम। टीजीबीटी सिंड्रोम क्या है? टू गुड टू बी ट्रू। एग्जाम्पल, अनयूजुअल हाई रिटर्न प्रोवाइडेड बाय एन इन्वेस्ट, जैसे कोई कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया और आपको बहुत तगड़े तगड़े रिटर्न मिल रहे हो, समझ लो कुछ गड़बड़ है, समथिंग फिशी। हाई प्रॉफिट मार्जिन फॉर अ कंपनी विच आर वे अबाउ द इंडस्ट्री एवरेज, मान लो सीमेंट कंपनी इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री में बाकी सब लोग 8% का ग्रो कर रहे हैं, आप जिस कंपनी में लगा के बैठे हो 30% ग्रो कर रही है, तो ऐसी अनयूजुअल ग्रोथ कैसे हो रही है? स्पेसिफिक कंपनीज परफॉर्मिंग वेरी वेल व्हेन द इंडस्ट्री इज इन स्लम, मान लो कोई इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री ही नीचे जा रही है, मान लो गोल्ड मार्केट है पूरा ही नीचे जा रहा है, लेकिन आप जिस कंपनी का अकाउंट्स देख रहे हो वो भी गोल्ड पे डील करती है और वो ऊपर से जा रही है, तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो आपको ये कह रहा है कि आपको थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये दिख तो सब अच्छा अच्छा रहा है बट इट शुड बी कवर्ड विद द ग्रीन फ्लैग। ठीक है, तो ये आईसीएआई ने इशू किया था एडिशन फरवरी 16 में, सितंबर 17 में, तो आप इसको देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आप इसको देख लीजिएगा। ए बी एंड सी, इसलिए मैंने हिंट्स भी लगाए हैं कि मैंने कहाँ से इनको पाया आंसर्स को। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:1, सी रिटायर्ड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सबसे लड्डू क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके पेपर में आया था, तो ये था जिसमें ए बी सी का रेशो दे रखा है और सी रिटायर हो गया तो आपने सी को कट कर दिया, सिंपल ऐसे ही करते हैं, सी रिटायर हो गया सी को कट कर दो, तो बाकी बीच में ए बी का क्या रेशो बचा? 3:3, या और यू कैन से 1:1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1:1। तो उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि बताओ गेन रेशो क्या होगा, उन्होंने सिंपली पूछा नया रेशो क्या होगा, तो सी को हटाने के बाद जो रेशो बचेगा वही न्यू रेशो है और 1:1 इसका सिंपली आंसर है। इन वैल्यू एडेड अकाउंटिंग द वैल्यू एडेड बाय अ कंपनी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू। तो हमें पता है कि एक कंपनी माल खरीदती है सस्ते में, फिर थोड़ा महंगे में बेचती है, वो जो कमाती है एंड ऑफ द डे वो किसको रीडिस्ट्रीब्यूट करती है? वो शेयर होल्डर और गवर्नमेंट को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, हाँ। वो एम्प्लॉयज़ को देती है, हाँ। वो लोन प्रोवाइडर्स को देती है, हाँ। सबको देती है, हाँ। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहा। आप इस स्टेटमेंट को देखो, जैसे कंपनी सस्ते में माल खरीदेगी, महंगे में बेचेगी, मोटे तौर पे ग्रॉस प्रॉफिट कमाएगी, फिर इस प्रॉफिट का होगा क्या? वो प्रॉफिट जो कमाएगी ग्रॉस प्रॉफिट,
वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी और वेजेस में जाएगा। जिन्होंने हमें फ़ंड प्रोवाइड कराया है हम उनको इंटरेस्ट देंगे, डिविडेंड देंगे, यानी फ़ंड प्रोवाइडर्स को मिलेगा। कुछ पैसा हम गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी टैक्स के फॉर्मेट में देंगे, इनकम टैक्स वगैरह देंगे, डायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस देंगे। बाकी जो पैसा है वो कंपनी खुद के पास रख लेगी, ओनर्स रख लेंगे, तो बिज़नेस के लिए रखेंगे। तो यानी जो फर्म वैल्यू जनरेट करती है उस वैल्यू को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, ये सब उसके स्टेक होल्डर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ कैश फ्लो। अगर आप बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो आपका किसी भी तरह का कैश फ्लो नहीं होगा, इसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। अगर आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करोगे तो उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में कैटेगराइज करेंगे। अगर आप इक्विटी शेयर इशू करोगे उसे भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहेंगे। अगर आप प्लांट एंड मशीनरी को बेचेंगे तो इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी जो है उसमें किसी भी तरह का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अगर बाईं जेब से निकाल के पैसा दाईं जेब में चला जाए या पैसा कैश से निकल के अकाउंट में चला जाए तो बिज़नेस में किसी तरह का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कैश के डेफिनेशन में शामिल होता है कैश, बैंक एंड जो कैश इक्विवेलेंट वाली सिक्योरिटीज़ होती हैं, तो वो के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो किसी तरह का कोई फ्लो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द एवरेज कॉस्ट ऑफ। देखिए फर्म हमें पता है डेट ले सकती है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर से बोरो कर सकती है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर से बोरो कर सकती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग की भी कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ लोन। अगर आप इन सारे सोर्सेज को मिला के एवरेज आउट करोगे तो उसे अपन कहेंगे WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो WACC या जिसको अपन KO भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, वो आपके फाइनेंस के सभी सोर्सेज की वेटेड एवरेज कॉस्ट होती है, यानी वित्त के सभी स्रोतों की कॉस्ट होती है। ये सारे डिवेंचर्स की, सारी उधार की, सारे अंश पूंजी की, सबकी होती है, इसलिए बी इसका सही आंसर है। अगेन अ कॉन्सेप्चुअल सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, अंडर नेट एसेट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर डिपेंड्स ऑन। आपको शेयर वैल्यूएशन वाला टॉपिक याद है, उसमें 2-3 मेथड होते हैं। एक होता है आपका असेट, है ना, नेट असेट मेथड। असेट मेथड में क्या होता है, आप पहले अपने असेट्स देखते हो, उसमें से जो भी लाइबिलिटीज़ है वो लेस करते हो, तो आपके पास आ जाते हैं नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में से अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है तो वो सब भी लेस हो जाता है। नेट एसेट्स में आप नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, बकाया इक्विटी शेयर का भाग लगा दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पर इक्विटी शेयर को क्या मिलने वाला है। जैसे सपोज़ कीजिए एक कंपनी की संपत्तियां 20 लाख रुपए की हैं और कंपनी के अंशधारियों की संख्या 50,000 है। कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 40 रुपये पर शेयर की जो नेट एसेट्स वैल्यू है वो 40 रुपये है। इसका मतलब है नेट एसेट्स मेथड में शेयर का वैल्यूएशन डिपेंड करता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितने नेट एसेट्स अवेलेबल हैं। जितने ज़्यादा नेट एसेट्स उनके लिए अवेलेबल होंगे उतना ज़्यादा वैल्यू पर शेयर, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं, आंतरिक मूल्य, अंतर्निहित मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो बाकी पढ़ लेना, बाकी तो सारे गलत ऑप्शन है, ए सही ऑप्शन है। क्योंकि वीडियो ऐसे ही बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं जल्दी सीधा आंसर पे आ रहा हूँ। राइट शेयर मीन्स द शेयर्स दैट आर। तो राइट शेयर्स कौन से होते हैं, जो हमारे मौजूदा शेयर होल्डर हैं हम उनको ऑफ़र करते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कि सन 2015 में 2015 में हमने 50,000 शेयर्स इशू किए थे। अब 2024 में हमें कुछ फ़ंड की ज़रूरत पड़ी तो हमने 10,000 शेयर और इशू करें। तो पहले हम इनको पूछेंगे कि भाई आप लोग ले रहे हो क्या, क्योंकि आप हमारे पुराने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, वफ़ादार साथी हो, तो पहले आप ले रहे हो क्या। तो इसलिए इनको बोलते हैं हक शफ़ा, पहला हक आपका है, आप ले रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम किसी और को देंगे, या हम हक आपको दे देते हैं, आप अपना हक किसी और को रिनाउंस कर सकते हो और ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो राइट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफ़र किए जाते हैं। ठीक है, पहले में लिखा है कि प्रमोटर्स को दिए जाते हैं, सेकेंड में लिखा है प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं, थर्ड में लिखा है कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को दिए जाते हैं, चौथे में लिखा है डायरेक्टर्स को दिए जाते हैं। नहीं, जो मौजूदा शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं से भी ज़्यादा सही वर्ड इन्होंने लिखा है, उनको ऑफ़र किए जाते हैं, फिर ले ना लें उनकी मर्जी है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था पर अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, पेपर बढ़िया आया, मतलब सिंपल, मीडियम, टफ, हर तरह के क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट। तो ये भी सिंपल के अंदर एक टफ वाला क्वेश्चन, क्योंकि हम लिक्विडेशन पढ़ के जाते हैं, हमें पता है कि कंपनी के समापन पे जैसे जैसे पैसा आता जाता है लिक्विडेटर एक ऑर्डर में उनका पेमेंट करता जाता है। ठीक है, सबसे पहले वो लीगल एक्सपेंसेस देगा, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, खुद का रेम्यूनरेशन देगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करेगा। लेकिन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर से भी पहले वो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट का पेमेंट करेगा। ठीक है, मतलब जो ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स हैं वो पहले करेगा। अब ये पूछता है इनमें से कौन शामिल है, इनकम टैक्स की लायबिलिटी, लीगल चार्जेस, वेजेस एंड सैलरी ड्यू टू द वर्कर, ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप नहीं पढ़ के गए हैं तो आपको लगेगा यार ये सारे पैसे देने पड़ेंगे, इनकम टैक्स लायबिलिटी भी जल्दी से देनी पड़ेगी, लीगल चार्जेस तो सबसे पहले देने पड़ते हैं। लेकिन इसका सही आंसर है वर्कर की जो वेजेस और सैलरी है उसे हम रखते हैं ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के तहत। उनका सबसे पहले वर्चस्व होता है, उनका सबसे पहले अधिमानी भुगतान होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसके लिए आपको ओवरराइडिंग प्रेफरेंशियल पेमेंट्स किस किस को होंगे, बेसिकली ये वर्कर्स को ही हुआ करते हैं, उसको आपको रीड कर लेना आप इसको, है ना। चलिए, डैश डैश इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। अगेन अ कंफ्यूजिंग, सिंपल बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड को जोड़ें तो क्या आता है। वेल, हमें कॉस्ट शीट पूरी आती है। अगर फैक्ट्री कॉस्ट वर्ड लिखा होता तो हम कहते हैं कि फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर ऑफिस ओवरहेड को जोड़ोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा, हिंदी में भी पढ़ा, इंग्लिश में भी पढ़ा, लेकिन चूंकि फैक्ट्री कॉस्ट वर्ड ही नहीं है तो फिर ये आंसर नहीं होगा। इनफैक्ट फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड को जोड़ने पर ना तो प्राइम कॉस्ट आती है, ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ना COGS, नन ऑफ द अबव। लेकिन नन ऑफ द अबव होने से इसके चांस बन गए, इसका आंसर नन ऑफ द अबव है। अगेन आप कहेंगे इसमें मुश्किल क्या है। मुश्किल ये है कि जब आप एग्ज़ाम के दिन बैठे होते हैं ना, आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद आते हैं तो फिर आपको लगता है यार ये नन ऑफ द अबव कैसे हो जाएगा। तो मैंने बताया। चलिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ नेट इनकम और लॉस इफ़ द कैपिटल हैज़ बीन इंक्रीज बाय 1000 ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। ये कहते हैं कि एक साल के दौरान या अकाउंटिंग पीरियड के दौरान आपकी कैपिटल 1000 रुपये से बढ़ गई, ड्राइंग 5000 रही, फ्रेश कैपिटल 1000 रुपये रही, आपको प्रॉफिट लॉस पता करना है। या तो देखो आपको प्रॉफिट लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला आता हो, नहीं तो एक फॉर्मूला जो मैं हमेशा कहता हूँ याद करने के लिए वो ये है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी हो तो ओपनिंग कैपिटल लिखो, एडिशनल कैपिटल लिखो, प्रॉफिट लिखो और ड्राइंग माइनस करो। अब अपन वैल्यू भरने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी, मैंने इसको x माना, और क्लोजिंग कैपिटल को मैंने एक x प्लस 1000 माना। कि सर ऐसा क्यों, क्योंकि इन्होंने खुद ने बोला है कि अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कैपिटल 1000 रुपये से बढ़ गई, तो अगर ओपनिंग कैपिटल माना x थी तो क्लोजिंग कैपिटल x से 1000 ज़्यादा थी। एडिशनल कैपिटल के लिए भी 1000 रुपये लिखा हुआ है, प्रॉफिट मिसिंग है, और ड्राइंग के लिए 5000 रुपये दे रखा है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ चल रहा है x प्लस 1000 रुपये, उस तरफ हो गया x प्लस 1000 और माइनस के 5000, तो ये आप देखेंगे ये अब तक हो गया है माइनस का 4000 प्लस x प्लस p। ठीक है, और आप माइनस के 4000 को इधर लाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, x को इधर लाएंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा और -4 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 5000 हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट 5000 रुपये रहा होगा। ठीक है, ये मैं आपको वैसे भी बता सकता था, मैं कह सकता था कि देखो इन्होंने 1000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगाई है, उतनी इनकी कैपिटल बढ़ गई, तो कैपिटल बढ़ने का रीज़न तो समझ में आ गया कि एडिशनल कैपिटल लगाई होगी। और बाकी जो 5000 इन्होंने ड्राइंग किए हैं तो डेफिनेटली इनके प्रॉफिट हुए होंगे तभी तो ड्राइंग किए हैं। तो 5000 मैं कॉन्सेप्चुअली भी बता सकता था, बट सेफ साइड आप हमेशा फॉर्मूला लगाया करो, फॉर्मूले पे वैल्यूज़ पुट करते जाओ, अपने आप सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फॉर कैश। जब हम इक्विपमेंट खरीदेंगे तो क्या होगा, तो आपके पास इक्विपमेंट आएगा। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले टॉपिक से सोचो तो इक्विपमेंट आएगा और कैश आपका जाएगा, तो आपके पास फिक्स्ड असेट्स बढ़ेगा और आपका करंट असेट्स कम हो जाएगा, लेकिन टीए आपका नो चेंज, टीए में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब पहले ऑप्शन कहता है कि आपका टोटल एसेट बढ़ जाएगा, कहाँ से बढ़ेगा, एक कम एक ज़्यादा, तो कैसे बढ़ेगा। कहता है कि टोटल असेट्स अनचेंज रहेगा, सही है। करंट एसेट्स बढ़ेगा तो ये कहना तो गलत है क्योंकि करंट एसेट्स तो कम हो रहा है, और ये कह रहा है टोटल एसेट्स घटेगा, ये कहना भी गलत है, तो इसका आंसर सिंपली बी रह जाएगा। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन। वेल, इसके बाद कहता है
इन विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन असेट अकाउंट इज डेबिटेड विद इंटरेस्ट। तो आपको पता होगा कि आपका जो एन्युटी मेथड है, एन्युटी मेथड में हमने जो संपत्ति को खरीदने पे पैसे दिए, हम उसका तो ध्यान रखते ही रखते हैं, लेकिन संपत्ति खरीदने के चक्कर में जो अपन ने ब्याज गंवा दिया हम उसको भी कंसिडर करते हैं। असेट के साथ साथ जो इंटरेस्ट लॉस्ट होता है हम उसको भी कंसिडर करते हैं। तो असेट्स खरीदने पे तो हम एंट्री करते हैं असेट्स अकाउंट डीआर टू बैंक, और साल के एंड में हम उसके ऊपर एक नोशनल इंटरेस्ट लगाते हैं, असेट्स अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट। तो ऐसा किस में होता है? ऐसा आपका एन्युटी मेथड होता है। एसवाईडीएम मेथड वो है जिसमें आप लाइफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो। सर्विस आवर मेथड में आपकी असेट्स कितने आवर्स आपको सर्व करेगी, यानी जो उसका जीवन होता है वो लिखा जाता है। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड में उसके रिप्लेसमेंट के लिए एक पॉलिसी ले ली जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है एन्युटी मेथड, वार्षिक वृत्ति विधि। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर बी रहने वाला है। Limited issued to vendor 1000 equity share of 100 each as fully paid up in consideration of the purchase of machinery worth 1 लाख। हमने मशीन खरीदी, हमारा नाम आर डी लिमिटेड है, हमने मशीन खरीदी और जो वेंडर है जिससे खरीदी उसको हमने 1000 इक्विटी शेयर दिए, 100 रुपये वाले, यानी लाख रुपए के शेयर। कहता है कि बताओ कंपनी की जनरल में क्या लिखा होगा। अगर बिल्कुल सही आंसर पूछो तो मशीन आई तो हमें मशीनरी को डी आर करना चाहिए, और शेयर्स हमने इशू किए तो इक्विटी शेयर कैपिटल को सी आर करना चाहिए। ये ऑप्शन होना चाहिए। पहला ऑप्शन मैंने दिया है कि हम वेंडर को डी आर करेंगे और मशीन को सी आर करेंगे, तो मशीन सी आर करना सरासर गलत है, मशीन जा थोड़ी ना रही है। सेकंड में इक्विटी शेयर कैपिटल को डी आर करेंगे, ये सरासर गलत है, कैपिटल एज अ लायबिलिटी सी आर होती है। थर्ड में कहा है वेंडर को डी आर करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल सी आर करेंगे, होल्ड पे रखते हैं। चौथे में लिखा है मशीन टू कैश, तो कैश तो आपने दिया ही नहीं। तो इन गिवन आंसर में से ये कम सही आंसर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आंसर में अगर सारे सही नहीं हो तो कम सही वाले को पकड़ लो, और अगर सारे ही गलत हों तो कम गलत वाले को पकड़ लो। ठीक है, इसका सही आंसर मशीन टू इक्विटी शेयर कैपिटल होना चाहिए था, लेकिन इसका ये आंसर भी जस्टिफाई हो सकता है। उसमें जस्टिफाई कैसे हो सकता है? हम ये मान लेंगे कि पहले जब हमने मशीन खरीदी तब हमने एंट्री करी मशीन टू वेंडर, और जब हमने फिर वेंडर को शेयर दिए तो हमने एंट्री करी वेंडर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और आपको लगेगा हाँ सर यही तो क्वेश्चन लिखा है, तो इसलिए इसका आंसर सी रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। एडिशनल गाइडेंस गिवन इन इंड एएस ओवर एंड अबव व्हाट इज गिवन इन आईएफआरएस। वेल, हमारे पास ये ऑप्शन था कि जो आईएफआरएस था उसको हम एज इट इज़ भी अडॉप्ट कर सकते थे। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड थे उनको हम एज इट इज़ भी ले सकते थे, लेकिन हमने प्लस माइनस करते हुए लिया। जो हमारी काम की चीज़ थी इंडियन वातावरण, इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है, या जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से हमने कुछ चीज़ों को इन किया, जोड़ा, तो उसे हम कहेंगे कार्विन। और कुछ चीज़ें जो हमारे ऊपर इंडियन प्रॉस्पेक्टस में नहीं लगती, इंटरनेशनली हो सकती हैं लेकिन हमारे इंडिया के वातावरण में सूट नहीं होती, तो उनको हमने बाहर कर दिया, तो उसको बोलते हैं कार्व आउट। तो इसने पूछा था कि जब हम इंड एएस में एडिशनल गाइडेंस जोड़ते हैं तो कुछ ऐड करते हैं, कुछ इन होता है, तो उसे कार्विन कहा जाएगा। ठीक है, चलिए, मतलब पेपर बहुत अच्छा मैं कहूँगा था, क्योंकि इसमें पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की गई थी, तो बहुत ही अच्छा पेपर था। परचेज बुक इज कैप्ट टू रिकॉर्ड, बहुत आसान क्वेश्चन। परचेज बुक हम बनाते हैं सारी कैश परचेज के लिए, गलत। ऑल परचेज ऑफ गुड्स, नहीं, ऑल का में तो फिर कैश भी आ गई, क्रेडिट भी आ गई, तो कैश परचेज तो हम लेते ही नहीं हैं। ऑल क्रेडिट परचेज, ये अगेन एक सिली मिस्टेक है कि जैसे आप सी पढ़ रहे हो और आपने सी आंसर कर दिया, गोला लगा दिया। ठीक है, तो आप अपने आप का नुकसान कर बैठे, क्योंकि इसमें लिखा है ऑल क्रेडिट परचेज और चौथे में लिखा है ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। तो परचेज बुक की खासियत होती है कि उसमें केवल गुड्स वाले सौदे जाएंगे और वो भी क्रेडिट गुड्स के सौदे जाएंगे। तो आप बोलेंगे सी सर अलग कैसे है, कन्फ्यूज़न में है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल क्रेडिट परचेज से मतलब है कि हम गुड्स के भी परचेज को नोट कर लेंगे, असेट्स के परचेज को भी नोट कर लेंगे, स्टेशनरी परचेज को भी नोट कर लेंगे, तो ये नहीं होता। परचेज बुक में केवल माल के उधार खरीद रिकॉर्ड होते हैं। बस मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि सारे ऑप्शन भले समय कम होता है, अपने को हर 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, आई नो दैट, बट फिर भी मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा ऑप्शन सारे एक बार तो देख ही लेने चाहिए। चलिए,
आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल मेजर इन द फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड में बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव से हम देखते हैं, हमारे कस्टमर्स के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, हमारे इंटरनल प्रोसेस के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, फाइनेंशियल से भी देखते हैं, ग्रोथ इनोवेशन के हिसाब से भी हम देखते हैं। तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो, तो एम्प्लॉय टर्नओवर रेशो ज़्यादा है या कम है, ये एम्प्लॉय के प्रोस्पेक्टिव से है। सेकंड छोड़ देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी, ये हमारी प्रोसेस से है कि भाई हम एफिशिएंटली चला पा रहे हैं या नहीं, मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंसी प्रॉपर है या नहीं, तो ये हमारा इंटरनल प्रोसेस का चेक है। और कस्टमर की कंप्लेंट्स को हम कैसे लेते हैं, कितने दिन में कस्टमर कंप्लेंट्स रिजॉल्व कर देते हैं, तो ये कस्टमर वाले पर्सपेक्टिव से है। तो कितनी हमने इकोनॉमिक वैल्यू ऐड की, कितनी हमने सोसाइटी में ईवीए ऐड किया, ये हमारा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव कहलाएगा। तो सेकंड, एक बार ये चारों आप देख लीजिएगा। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में वैसे हम देखते हैं हमारा कितना रेवेन्यू, कितना खर्चा, कितना इनकम, कितना कैश फ्लो, असेट्स की वैल्यू क्या। इंटरनल प्रोसेस में हम देखते हैं कि इन्वेंट्री कम रख रहे हैं, ज़्यादा कर रख रहे हैं, ऑर्डर के प्रोसेसिंग में कितना समय लगाते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सारे आप पढ़ लीजिएगा। IFRS 9 इज़ रिलेटेड विद, तो आज मेरे लिए बताना आसान है क्योंकि मैं देख के बता रहा हूँ। वैसे सारे IFRS की लिस्ट, मतलब ये वैसे याद करके जाना होता है, जितने भी AS हैं उनकी लिस्ट, कौन से नंबर पे कौन सा है, सारे इंड AS की लिस्ट, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट, और सारे IFRS की लिस्ट। किस लिए? ताकि हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब आप बोलेगा एक क्वेश्चन के लिए कौन इतनी माथाफोड़ी करेगा, तेरी इच्छा, कोई मना नहीं है, आप अपना एनर्जी दूसरी जगह लगा सकते हैं। लेकिन बात यह नहीं कि अगर आप चांस नहीं लेना चाहते, आप अपने अगले 20, 25, 30 साल सुरक्षित करने चाहते हो, हर क्वेश्चन पे आपका दारोमदार आपकी नौकरी टिकी हुई है, तो फिर बेटा याद करना पड़ता है। IFRS 9 का संबंध है ऑपरेटिंग सेगमेंट से, शेयर बेस्ड पेमेंट से, बिजनेस कॉम्बिनेशन से या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से। तो इसका संबंध है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से। कोई ना कोई ट्रिक लगाओ, याद करो, ट्रिक बन जाती है। ढूंढोगे तो राह मिलेगी, ये बात पक्की है। ढूंढने ही नहीं जाओगे, हम क्या करें, ऐसा वैसा, ठीक है। तो IFRS 9 इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। Under the maximum loss method of piecemeal distribution, the notional maximum loss is divided in। आप ऑप्शन पढ़ेंगे, पर मैं आपसे एक वैसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। सपोज करो X और Y दो पार्टनर हैं, ठीक है। X ने धंधे में 2 लाख रुपए लगा रखे थे, Y ने धंधे में 1 लाख रुपए लगा रखे थे, और फर्म का समापन हो गया, ठीक है, फर्म का समापन हो गया। संपत्तियाँ टुकड़ों टुकड़ों में बेची जा रही थी, और मान लेते हैं कि आपको, जब आपने पहली चीज़ बेची तो आपको 1 लाख रुपया वसूल हुआ। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अगर अकाउंटेंट होते तो आप 1 लाख रुपये किसको देते? आप कह सकते हैं कि सर मैं 1 लाख रुपये X को दूंगा। आप ये भी कह सकते थे कि सर मैं 1 लाख रुपये Y को दूंगा। आप ये कह सकते थे नहीं नहीं सर दोनों पार्टनर हैं तो मैं दोनों को 50-50 हज़ार रुपये दूंगा। और आप ये भी कह सकते थे कि इनकी कैपिटल 2 लाख और 1 लाख है तो मैं इनको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। ये सब हो सकता है, पर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या होता है। जैसे आप सोचिए कि अगर 1 लाख रुपये वसूल हुआ, इसमें ऐसे सोचा जाता है इस मेथड में जिसकी बात चल रही है कि 1 लाख रुपया वसूल हुआ, अगर आगे जाके कोई और वसूली ना हो तो कुल नुकसान कितना होगा? कुल नुकसान 2 लाख होगा। कि सर वो कैसे? क्योंकि भाई इन दोनों ने धंधे में कैपिटल लगा रखी है 3 लाख। अगर हम ये मान लें कि 1 लाख के बाद आगे कोई वसूली नहीं होगी तो आपका नोशनल लॉस कितना होगा? 2 लाख होगा। सपोज करो इनका रेशियो 3:2 है, तो 2 लाख का लॉस इनके हिस्से में जाएगा। पहले के हिस्से में 1,20,000 का लॉस आएगा, और दूसरे के हिस्से में आपका 2 लाख का 40%, 80,000 का लॉस आएगा। तो 2 लाख में से 1,20,000 रुपया लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद X को जो मिलेगी राशि वो मिलेगी 80,000 रुपये, और Y के हिस्से का लॉस काटने के बाद 20,000 रुपये। तो ये बिल्कुल रेशनल सिस्टमैटिक तरीका है। इस तरीके का नाम जो मैंने सोचा या सोचवाया आपको, इसको बोलते हैं मैक्सिमम लॉस मेथड। इसमें मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है ये सोच के उस लॉस की कैलकुलेट करके राशि का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। सही डिस्ट्रीब्यूशन ये है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। इसने बोला कि जब आप धीरे धीरे पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हो, शनह धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जिसको पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसमें जो मैक्सिमम लॉस मेथड होता है उसमें जो अनुमानित अधिकतम हानि है, जो मैक्सिमम नोशनल लॉस है जो हो सकता है, उसे किस रेशो में बांटा जाता है? तो उसे आप उनके लाभ हानि अनुपात में बांटते हो, उसे आप उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हो। तो होप अब मैं आपको समझा पाया। तो अगर आपने क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप लगा लोगे। तो प्रैक्टिकल तो नहीं आएगा, ये छोड़ के भाग गए थे तो फिर
अटक जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ABC कंपनी लिमिटेड ने एक शेयर ऑफर किया है 4 इक्विटी शेयर के बदले में। मतलब कंपनी ने ऑफर किया है कि जिसके पास 4 अंश हैं वो चाहे तो हमारा एक अंश आके ले सकता है। इशू प्राइस रहेगी 120 रुपये, हम अंश आपको मात्र 120 रुपये में दे देंगे। हालांकि जो अभी मार्केट प्राइस चल रही है वो 200 रुपये चल रही है, तो हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फेवर कर रहे हैं, हम उनको 200 की चीज़ 120 रुपये में दे रहे हैं। तो पूछा है कि राइट का मूल्य क्या होगा। राइट का वैल्यूएशन इसलिए किया जाता है कि अगर हमने जिसको शेयर ऑफ़र किए हैं, अगर वो शेयर खुद परचेज़ ना करना चाहे, वो अपना राइट किसी को ट्रांसफ़र करना चाहे, तो वो एक राइट का कितना चार्ज करे। तो राइट का मूल्य कितना होगा, इसके लिए आपको मार्केट प्राइस देखनी चाहिए। उसके बाद आपके जो ओल्ड शेयर हैं मल्टीप्लाई करो मार्केट प्राइस से, और आपके जो न्यू शेयर हैं उसको मल्टीप्लाई करो इशू प्राइस से, और फिर ओल्ड प्लस न्यू का भाग लगाओ। ये सब कैलकुलेशन कैसे होगा, जैसे आपके पुराने अंशों की संख्या मानते हैं 4, मार्केट प्राइस है 200, नए अंश की संख्या है 1, इशू प्राइस है 120, पुराने और नए अंशों की संख्या मिला के हो गई 5। ये सब कैलकुलेट कर लेना आप दाएं हाथ पे, और मार्केट प्राइस यानी 200 रुपये में से उसको लेस कर देना। ठीक है, तो 200 माइनस 204 ये हो गया 800, और ये हो गया 120, 920, 920 बटा हुआ 5, ये आप सॉल्व करोगे तो 184 आएगा। अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 16 रुपया। तो जिसे आपने शेयर ऑफ़र किए हैं, अगर वो अपना राइट अनाउंस करना चाहे तो उसे पर राइट 16 रुपये चार्ज करने चाहिए। ठीक है, तो ये इसका आंसर है 16 रुपये। वेल, आप कैलकुलेशन मैंने आगे कर रखी है, आपको अगर अपना आंसर मिलाने के लिए चाहिए हो तो। लिस्ट 1 के आइटमों को लिस्ट सेकंड के साथ मैच कराना है। अनपेड डिविडेंड, सामने ऑप्शन है इन्वेंट्री, कंटिंजेंट लायबिलिटी, इंटेंजिबल एसेट्स या अदर करंट लायबिलिटी। तो अनपेड डिविडेंड मतलब वो डिविडेंड जो हमने नहीं चुकाया, तो वो हमारे लिए अदर करंट लायबिलिटी है, कभी भी चुकानी पड़ सकती है, ए जाके 4 से कनेक्ट होगा। अब मैं ऑप्शन नीचे देखता हूँ, पहले ऑप्शन में ए के साथ 1 है, मान लो मुझे ये आता है, मुझे 4 में से केवल यही आता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड में ए के साथ 4 है, थर्ड में ए के साथ सेकंड है 4, इसमें लाइक एक सेकंड जस्ट अ मिनट, हाँ, तो से थर्ड मेरा गलत हो गया, फोर्थ मेरा गलत हो गया, थर्ड और फोर्थ मेरे दोनों गलत हैं। मैं बस समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि मुझे सारे ना भी आते होते तो भी मेरा आंसर बी हो जाता, ए के साथ 4। खैर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है, तो सामने इंटेंजिबल एसेट्स के साथ जाके मैच हो जाएगा, बी मेरा 3 के साथ जाके मैच हो जाएगा। इसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, अगर ये स्टॉक वाली बात कर रहा है तो स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, तो ये आपका इन्वेंट्री में आएगा, अर्धनिर्मित कार्य या चालू कार्य, तो सी आपका एक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और गारंटी, अगर आप किसी के लिए गारंटी देते हैं तो वो मुसीबत प्राइमरी तो उसके ऊपर है, लेकिन हमारे ऊपर मुसीबत आ सकती है, तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है जब हम किसी के लिए गारंटी देते हैं। तो जो डी है वो सेकंड से जाके मैच होगा। तो ये कौन सा चैप्टर है सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बनाने आते हैं या नहीं, वो वाला चैप्टर है। आप देखेंगे तो बी आपका बिल्कुल सिंपली आंसर मैच हो जाएगा, बी इसका आंसर है। आगे बात करें तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी बजट रिपोर्ट द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो जो बजट रिपोर्ट होती है उसमें आप पहले तो ये बताओगे कि आप कितनी परसेंट पे सोच रहे हो। जैसे 60% के लिए सपोज़ कीजिए हम सोच रहे हैं कि 60% पे हमारी बजट लागत क्या आएगी, तो 60% लिखेंगे, है ना, कि हमारे एक्टिविटी लेवल क्या रहने वाला है, उस पर किस आइटम पे हमारा कितना खर्चा आएगा, हम एक बजटेड राशि लिखेंगे। उसके बाद हम एक्चुअल राशि लिखेंगे कि उस लेवल पे वास्तव में काम करने पे कितना खर्चा आया। तो हम बजट लेवल ऑफ एक्टिविटी, उस एक्चुअल लेवल पे बजटेड कॉस्ट क्या होती और उस एक्चुअल लेवल पे एक्चुअल कॉस्ट क्या रही, उन सबको कंसीडर करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा ए, बी और सी। बजट रिपोर्ट में हम ये सारी बातें रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम क्या बजट लेवल सोच के गए थे, एक्चुअल लेवल क्या रहा, उस एक्चुअल लेवल पे बजटेड कॉस्ट क्या थी और उस एक्चुअल लेवल पे एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, ये हम सब सोचेंगे। ठीक है, चलिए। इसके बाद है इन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर एट। वेल, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है, तो हमें पता है ये प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक्स का माल वाई में जाता है, वाई का माल एक्स प्रोसेस से वाई प्रोसेस, वाई प्रोसेस से जेड प्रोसेस ऐसे जाता है। अच्छा, ये ट्रांसफ़र आप कॉस्ट पे भी कर सकते हो, लेकिन इनको तो इंटर प्रोसेस कमाना है, आपस में एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस से कमाना है। तो फिर क्या होगा, फिर तो या तो आप माल दोगे मार्केट प्राइस पे, या आप कॉस्ट के अंदर एक निश्चित परसेंटेज जोड़ दो।
मतलब एक्सिस में ये कहता है कि वाई को कि मैं आपको माल लागत पे नहीं दूंगा, या तो मैं भाव आपको दूंगा बाजार भाव पे, या वो ये कहता है कि यार चलो आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मेरी फैक्ट्री के अन्य प्रोसेस हो, तो मैं आपको एक प्री डिटरमिन्ड प्राइस पे दूंगा। तो यस, या तो माल अगली प्रोसेस को दिया जाएगा करंट मार्केट प्राइस पे, या कॉस्ट के अंदर एक निश्चित फिक्स परसेंटेज जोड़ के ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसा होता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट वाले केस में। तो उसने यही क्वेश्चन पूछा था। लागत मूल्य पर ट्रांसफ़र करोगे तो प्रॉफिट हो नहीं सकता, इसलिए ए गलत हो जाएगा। चूंकि ए गलत हो जाएगा तो चौथा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक और दो दोनों हैं। और शुद्ध वसूली मूल्य से ज़्यादा ये आंसर ज़्यादा सही है, बी मच करेक्ट है। ठीक है। When a new partner gives cash for goodwill, the amount is credited to the, अगेन बहुत ही लड्डू क्वेश्चन। अगर कोई पार्टनर आता है, नया पार्टनर आता है और हमें ऊपर से पैसा देता है, तो हमारे पास कैश आएगा, तो हम कैश को डी आर करते हैं, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डी आर टू गुडविल। हालांकि इसके बाद ये भी होता है कि उस गुडविल को हम उन पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करते हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो इसके बाद एक एंट्री और भी होती है, सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल। इसने पूछा कि जो नया पार्टनर पैसा लाएगा वो किस अकाउंट में क्रेडिट होगा। पहले तो इसने कहा कि कोई एंट्री नहीं होगी, तो ये गलत है। गुडविल में क्रेडिट हुआ, ये सही है। नए पार्टनर के कैपिटल खाते में क्रेडिट होगा, ऐसा गलत है। कैश में क्रेडिट होगा, ये भी गलत है। तो सही बी इसका सही आंसर है कि वो पैसा गुडविल में क्रेडिट होगा। ऑल्टरनेटिवली कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, दो तरह के बच्चे हैं, एक जो लोग पेपर दे के आए हैं, और एक वो जो फ्यूचर में पेपर देने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें गुडविल से गुडविल कैंसिल हो जाता है। तो जो नेट एंट्री निकल के आती है वो आती है कैश अकाउंट डी आर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। तो कभी कभी गुडविल ना दिखाई दे, उसकी जगह ये दिखाई दे कि जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है उनके कैपिटल अकाउंट में जाएगी, तो वो भी सही होगा। इनफैक्ट वो ज़्यादा सही है। ठीक है, तो अभी तो कैश टू गुडविल वाला आंसर हो जाएगा बी। आगे कहता है द अकाउंटिंग इक्वेशन असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इट इज़ द बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट। तो आप देखिए कि कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने भी चाहिए, खास करके टीचर के जो एग्ज़ाम जो बच्चों को फ्यूचर में पढ़ाने वाला है, तो सही अप्रोच है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि इस साल की इनकम के सामने इस साल के खर्चे लिखे जाएंगे। अकाउंटिंग पीरियड कहता है कि हम हर 12 महीने में अपने खाते क्लोज करेंगे। डुअल एस्पेक्ट कहता है कि व्यापार में अगर कुछ आता है तो कोई देने वाला भी होगा, अगर व्यापार में कुछ आया है तो कोई लाया भी होगा। तो यस, हर चीज़ के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष होता है, एक क्रेडिट पक्ष होता है। हर जनरल प्रविष्टि में दो खाते कम से कम प्रभावित होते हैं, हर एंट्री कम से कम दो खातों में लिखी जाती है। डुअल एस्पेक्ट के चलते ही अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है, डुअल एस्पेक्ट के चलते ही आपकी बैलेंस शीट बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर सी है। सिंपल, मैं तो ऐसे ही ज़्यादा समझा रहा हूँ। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि केवल जो कैश का ट्रांजैक्शन है या केवल जो मुद्रा में मापने योग्य ट्रांजैक्शन है उन्हीं को दर्ज करना चाहिए, सबको दर्ज। खास करके ऐसी चीज़ें जिनको हम मुद्रा में नहीं माप सकते उन्हें रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन ऑफ अ कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल है, 25,000 शेयर हैं 10 रुपये वाले। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। पिछले 3 साल के प्रॉफिट ये हैं। द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड वैल्यूएशन। पिछली बार जो एक क्वेश्चन आया था उसमें हमने असेट्स शेयर का वैल्यूएशन किया था असेट्स के बेसिस पे। अब के बार हम यील्ड वैल्यूएशन करेंगे। यील्ड वैल्यूएशन में ये देखेंगे कि कंपनी कमा क्या रही है। कंपनी ने पिछले 3 साल में 50,000, 60,000, 40,000 कमाया है, यानी कंपनी ने पिछले 3 साल में 1.5 लाख रुपए कमाया है। ऑन एन एवरेज इस कंपनी ने 50,000 रुपये कमाया है। 50,000 रुपये कमाया है 2.5 लाख रुपए की कैपिटल पे। तो हमारे शेयर होल्डर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20% का रेट ऑफ रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि इंडस्ट्री की बाकी फर्में 10% का रिटर्न देती हैं। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। जहां इंडस्ट्री की बाकी कंपनियों से 10% की उम्मीद की जाती है, हमारी कंपनी 20% का रिटर्न दे रही है, दुगना रिटर्न दे रही है। इसलिए हमारे अंश का मूल्य 10 नहीं 20 रुपये होगा। हमारे अंश की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, लेकिन हमारे अंश की मार्केट वैल्यू यील्ड के हिसाब से 20 रुपये होनी चाहिए। डी इसका आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है एज पर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, 1 person company means a company which has only 1 person as member, a company which is formed by 1 person, an unlimited company, all of the above। एग्ज़ाम में होता तो मुझे कन्फ्यूज़न होता, अब मैं इसका आंसर देख चुका हूँ कि अगर डेफिनेशन को देखा जाए
तो ओपीसी की डेफिनेशन ये दी हुई है, इसका आंसर ए लगेगा। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। साफ लिखा हुआ है 1% कंपनी में एज पर सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1% एज अ मेंबर। तो इन्होंने क्वेश्चन भी यही पूछा, बात समझिए। इन्होंने ये पूछा था कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से 1% कंपनी क्या है। तो वाकई में 1% कंपनी मीन्स विच हैज़ ओनली 1% एज अ मेंबर। तो आपका आंसर ए रहेगा। कि सर आप ज़्यादा आगे पीछे मत करो, आप तो अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन है इफ़ स्टैंडर्ड आवर फॉर 100 यूनिट ऑफ आउटपुट आर 400 इंटू 2 पर आवर। इसका मतलब समझिए, अगर 100 यूनिट बनाने थे तो लॉजिकली हमें 400 घंटे का समय लगना था और उन घंटों के लिए हमें 2 रुपये पर आवर देने थे। लेकिन हुआ ये होगा कि 100 यूनिट को बनाने में केवल 380 घंटे ही लगे। यानी लेबर ने बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ जल्दी काम पूरा किया, लेकिन हमें लेबर को 2.25 रुपये देने पड़े, यानी हमें ऊंची रेट से पेमेंट देना पड़ा। इसने पूछा दैन द लेबर रेट वेरिएंस। इस इतनी जानकारी से 3 वेरिएंस निकाले जा सकते हैं, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, रेट वेरिएंस। तो रेट वेरिएंस कैसे निकालेंगे? एक तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड रेट क्या था, मतलब हमने सोचा क्या था, माइनस एक्चुअल रेट, वास्तव में रेट हमने कितना दिया, मल्टीप्लाई ए एच, कितने घंटों के लिए पेमेंट करना पड़ा। जैसे स्टैंडर्ड रेट हम सोच के गए थे 2 रुपये देंगे, एक्चुअल रेट हमें 2.25 रुपये देना पड़ गया, यानी हमें 25 पैसे का नुकसान हुआ। 25 पैसे का नुकसान हुआ हर किए गए कार्य घंटे के लिए। तो लेबर ने अगर 380 घंटे काम किया है तो 380 का आधा 190, 190 का आधा 95, 95 रुपये माइनस, 95 रुपये माइनस, चूँकि ये माइनस चल रहा है ना, तो 95 रुपये एडवर्स इसका आंसर रहेगा। इसका आंसर डी रहेगा। ठीक है। कौन सा चैप्टर है सर? ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला टॉपिक है, या इसको आप वेरिएंस एनालिसिस भी कह सकते हो डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि वेरिएंस एनालिसिस एक आपका ऑपरेशनल रिसर्च में भी होता है। तो ये आपका डिसीजन मेकिंग वाली बुक का या मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाली बुक का वेरिएंस एनालिसिस है। 95 रुपये रेट आपके लिए एडवर्स रही है। लास्ट के 5 क्वेश्चन। विच वन इज़ नॉट द नॉन फाइनेंशियल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन? दो तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। फाइनेंशियल यार्डस्टिक से देख सकते हो और नॉन फाइनेंशियल से देख सकते हो। अपन आराम से बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी, हमने प्रोडक्टिविटी जो सोची थी वो हासिल करी या नहीं करी, ये एक नॉन फाइनेंशियल मेजरमेंट है। मार्केट शेयर ऑफ ईच मेजर प्रोडक्ट, हमने सोचा था कि भाई 20 कि ये प्रोडक्ट हम बेचेंगे और मार्केट का 20% हिस्सा कैप्चर कर लेंगे, या 20% मार्केट शेयर हमारा होगा, ये हमने सोचा था। तो ये जो मार्केट शेयर होता है ये भी आपका नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। ये जो आर ओ सी या इसे पॉपुलरली ROI बोलते हैं कि हमने धंधे में इतना पैसा लगाया उतना पैसा मिला, तो ये फाइनेंशियल मेजर है कि जैसे हमने मतलब धंधे से 5 लाख रुपए कमाया और हमने 40 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी, तो आप देखेंगे कि हमने 12.5% कमाया। तो ये एक फाइनेंशियल मेजरमेंट है ROCE। इसके बाद हमने वेस्टेज, मिनिमम वेस्टेज किया कि नहीं किया, या हम वेस्टेज ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये एक आप कह लीजिए नॉन फाइनेंशियल मेजर है। तो आपने जब ये इस तरह से अलग किया तो आपने आप ही पता लग गया कि इनमें से कौन सा नॉन फाइनेंशियल नहीं है। ये वाला ROCE वाला नॉन फाइनेंशियल नहीं है, इनफैक्ट ये फाइनेंशियल वाला है। और भी मैं बताता हूँ कौन कौन से मेजर होते हैं, एक बार आप देख लीजिए। प्रोडक्टिविटी हासिल हुई या नहीं, मार्केट शेयर जितना सोच रहे थे मार्केट उतना कैप्चर हुआ या नहीं, सेल टारगेट पूरे हुए या नहीं, एनवायरनमेंट पे अच्छा प्रभाव रहा या बुरा प्रभाव रहा, ग्राहक हमारी क्वालिटी से कितने संतुष्ट हैं या नहीं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये सब आपके नॉन फाइनेंशियल मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस कहलाते हैं। आगे बात करें, विनिमय विपत्र में सम्मिलित पक्षकारों का इनकी भूमिका से मिलान कीजिए। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें 3 पार्टियां होती हैं, एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पेई। तो ड्रॉवर कौन होता है? ड्रॉवर वो होता है जो जनरली माल बेचता है, जो पैसे मांगता है और जो बिल लिखता है। तो ड्रॉवर वो होता है जो बिल लिखता है। यहाँ पे ऑप्शन दे ही रखे हैं तो मैं क्यों इतना लिख रहा हूँ, ए के साथ 1 मैच हो जाएगा। ड्रॉवर वो होता है जो बिल लिखता है और बिल का पेमेंट करो ऐसा आदेश देता है। तो ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई वो होता है जिस पे बिल लिखा जाता है और जिसे बिल का भुगतान करना होता है। तो ड्रॉई वो होता है जो आदेश के अनुसार भुगतान करता है। तो आपका बी जो है वो 3 के साथ जाके कनेक्ट हो जाता है। स्टोरी में पेई कौन होता है? पेई वो होता है
जिसको हम पेमेंट दिलवा सकते हैं। जैसे अगर थोड़ी देर पहले वाली कहानी में श्याम ने राम को माल बेचा था और हमने वो बिल मोहन को एंडोर्स कर दिया, तो मोहन उस स्टोरी में पेई हो गया, जिसको पेमेंट का अधिकार मिल गया। तो पेई वो होता है जो भुगतान प्राप्त करता है। अगर हम बिल का एंडोर्स नहीं करते तो बिल के पेई भी हम होते। तो ड्रॉवर और पेई में बी द सेम पर्सन, और ड्रॉवर चाहे तो किसी और के फेवर में बिल दे सकता है। तो आपका जो सी है, सी जाके सेकंड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा पॉइंट ढूंढिए जिसमें A1 हो, बी के साथ 3 हो, A1 हो और बी के साथ 3 हो, तो ये मैच होता दिख रहा है A1 B3 C2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, आसान क्वेश्चन था, टाइम लगा दिया। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? एक सेपरेट स्टेटमेंट है, जर्नल का पार्ट है, कैश बुक का पार्ट है, लेजर अकाउंट है। BRS तो भाई एक सेपरेट अकाउंट है। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट हम कब बनाते हैं? जब जो बैंक बैलेंस हमारी कैश बुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो बैंक बैलेंस हमारी पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिपीट, जो बैंक बैलेंस हमारी कैश बुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो बैंक बैलेंस पासबुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है या बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है, अगर वो दोनों इक्वल नहीं हैं तो अंतर क्यों है, उन अंतरों को बताने वाला स्टेटमेंट BRS होता है। तो ये हमेशा से एक सेपरेट स्टेटमेंट होता है, इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। तो इसका आंसर ए रहने वाला है। इसके बाद बात करें, आफ्टर द अमेंडमेंट मेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013, नाउ CSR क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें कंपनी को अपने पिछले 3 साल में जो उन्होंने एवरेज प्रॉफिट बनाया है उसका 2% समाज के लिए योगदान करना होगा। और अब ये अनिवार्य है, हर कंपनी के लिए नहीं है, लेकिन जो कंपनीज एक लिमिट पे पहुंच जाती हैं, एक क्राइटेरिया को हासिल कर लेती हैं, उनके लिए CSR को फॉलो करना मैंडेटरी है। हालांकि इसमें भी रियल लाइफ में बहुत धांधली होती है, कंपनी भी करती है, वो चैरिटेबल संस्था भी धांधली करती है, लेकिन ये धंधों में पड़ना नहीं। अपन तो बात कर रहे हैं कि CSR एक्टिविटी को अब मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, एक और बात बताऊँ आपको, ये तीनों ऑप्शन अगर आपको नहीं भी बताओ ना, तो ये तीनों ऑप्शन का करेक्टर एक जैसा है। जैसे फिलंथ्रोपी और चैरिटेबल एक ही है, तो अगर ये सही है तो फिर ये भी सही होना चाहिए, और दो तो सही हो नहीं सकते। अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो ये तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं। तो इन तीनों कि भाई आप वॉलेंट्री दान करना चाहें तो कर सकते हैं, तो अगर ये सही होगा तो फिर BC भी सही होगा। तो इसलिए कई बार क्या होता है, आप अदरवाइज जाके भी समझ सकते हैं। पता नहीं मैं आपको समझा पाया है नहीं। ठीक है, आगे, द स्टैंडर्ड विच इज़ अटेनेबल अंडर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, वह प्रमाप जो सर्वाधिक अनुकूल परिस्थिति में प्राप्त किया जा सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप वो स्टैंडर्ड प्राप्त कर लोगे, तो वो कहलाते हैं आइडियल स्टैंडर्ड। ठीक है, जैसे मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अगर ये कहो कि मेरे को मम्मी काम नहीं बताए, पापा काम नहीं बताए, पड़ोसी शोर ना मचाएं, ठीक है, मेरे को कोई कुछ ना कहे, तो मैं इतने घंटे की पढ़ाई कर लूँगा, तो ये बहुत आइडियल स्टैंडर्ड है। उसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि व्यवहार में आइडियल स्थितियाँ होती ही नहीं हैं। ठीक है, तो आइडियल स्टैंडर्ड, आदर्श प्रमाप वो होते हैं जो सर्वाधिक अनुकूल स्थितियाँ होने पे ही पाए जाते हैं। इसलिए कभी भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आइडियल स्टैंडर्ड्स नहीं बनाए जाते, या आइडियल स्टैंडर्ड से कंपैरिजन नहीं किया जाता, क्योंकि उससे कंपेयर करोगे तो आपको हमेशा एडवर्स वेरिएंस ही मिलेंगे। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF नीचे है, डाउनलोड कर लीजिएगा। चैनल पसंद आ रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो नौकरी लगने तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।